हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपकी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की साइंस की क्लास लेकर के आई हूँ। साइंस की लास्ट क्लास में मैंने आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत और साथ साथ उत्प्लावन बल पढ़ाया था, और इसके साथ ही आपके साइंस में 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। फर्स्ट आपका चैप्टर था दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, एंड सेकेंड आपका चैप्टर था दाब तथा वैज्ञानिक यंत्र। ये चैप्टर जो था सेकेंड, ये थोड़ा आपका बड़ा चैप्टर था, क्योंकि इसमें वायुमंडलीय दाब दिया था, वायुमंडलीय दाब का कहाँ प्रयोग करना है, साथ साथ द्रव दाब भी दिया था, तो इसीलिए ये चैप्टर आपका थोड़ा सा बड़ा हो गया था। आज हम शुरुआत करेंगे आपकी थर्ड चैप्टर की, जो है जीव जंतुओं के बाह्य एवं आंतरिक अंगों के कार्यों में विविधता। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं आपकी क्लास। फटाफट से आप सभी क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और साथ साथ लाइक भी कर लीजिए, ठीक है। और शुरू करते हैं। जीव जंतुओं के बाह्य एवं आंतरिक अंग। अगर आप सभी देखें तो इस पर्यावरण में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही प्रकार के जीव पाए जा रहे, नहीं। जैसे मनुष्य हैं, इसी प्रकार से और भी जीव जंतु हैं आपके, गाय भैंस घोड़ा बकरी, ठीक है। और साथ साथ इन जंतुओं की कई सारी प्रजातियां भी पाई जाती हैं कि नहीं। तो इन जीव जंतुओं में क्या है कि अलग अलग जीव जंतुओं में अलग अलग अंग पाए जा रहे हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जो कार्य तो सेम हैं लेकिन अलग अलग अंगों के द्वारा किए जा रहे हैं। जैसे कि बात करें एक श्वसन की क्रिया की, तो श्वसन की क्रिया है मनुष्य में किसके द्वारा होती है? फेफड़े के द्वारा। मुख्य अंग जो रहता है इस क्रिया में वो क्या रहता है? फेफड़े रहते हैं। अगर यहीं किसी और जीव को ले लो, जैसे कि कॉकरोच को ले लीजिएगा या फिर आप केंचुए को ले लीजिएगा, तो केंचुए में जो श्वसन की क्रिया है, क्रिया तो हो रही है क्योंकि वो भी एक सजीव वस्तु है, सजीव के अंतर्गत ही आएगा वो, तो उसमें भी क्या होगा? श्वसन तो होगा ही होगा, लेकिन उसमें फेफड़े नहीं पाए जाते। उसमें किससे होता है? उसमें होता है त्वचा के माध्यम से, ठीक है। तो यही हमें इस चैप्टर में देखना है। तो इसको शुरू करने से पहले हम देखते हैं जैव विविधता के बारे में, कि जैव विविधता क्या होती है। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्या है? जैव विविधता का शाब्दिक अर्थ है जीवों की विविधता। जैव विविधता होती क्या है कि एक ही स्थान पर जब अनेक प्रजातियां, मतलब जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियां, वनस्पतियों की अनेक प्रजातियां, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की अनेक प्रजातियां जब एक साथ मिल रही हों, एक ही स्थान पर रह रही हों, उसी को हम बोलते हैं जैव विविधता, यानी कि बायोडाइवर्सिटी। तो किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, कीटों आदि की उपस्थिति को जैव विविधता कहा जाता है। भारत में अगर हम बात करें कौन कौन से स्थान पर जैव विविधता पाई जाती है, तो भारत में आपके जैव विविधता वाले 4 क्षेत्र हैं, जिन्हें 4 हॉटस्पॉट भी बोला जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पर पाई जाती है। तो पश्चिमी घाट का जो एरिया है वहाँ पर, इसके बाद हिमालय, भारत वर्मा का क्षेत्र और सुंदरलैंड वन, सुंदरवन का जो एरिया है ना, वहाँ पर। ये 4 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है भारत में। यानी कि यहाँ पर जीव जंतुओं की अनेकों प्रजातियाँ पाई जाएंगी, ठीक है। अनेकों नहीं, अनेक, अनेक वर्ड जो है वो सही है, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी को भी लेकर चलना पड़ता है। जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियाँ हैं। सेम यहाँ पर क्या है? वनस्पतियों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। क्योंकि अनेक जो है वो बहुवचन है, और इसका एक वचन भी यहाँ बता देती हूँ, एक होता है, ठीक है। एक का अनेक, अनेकों वर्ड गलत है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों में ये आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जीव जगत। जीव जगत की अगर हम बात करें तो जीव जगत का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? लीनियस ने किया था। 2 जगत में बांटा था। जो हेरोल्डस लीनियस थे, उन्होंने जीवों के जगत को 2 भागों में बांटा, इसीलिए उसको द्विजगत वर्गीकरण कहा जाता है। पहला जगत इन्होंने इसमें बताया था क्या? पादप जगत। और दूसरा भाग इन्होंने किया था कौन सा? जंतु जगत, ठीक है। इसके बाद जो है आपका हैकल नामक वैज्ञानिक आए, और उन्होंने क्या किया कि इन 2 जगत में एक जगत और ऐड कर दिया, वो था प्रोटिस्टा जगत, ठीक है। मतलब उन्होंने इसको ये बोला कि ये 3 जगत में, मतलब जीवों को उन्होंने 3 जगत में बांटा। पादप और जंतु तो रखे, एक और ऐड कर दिया, प्रोटिस्टा जगत। फिर इसके बाद आए कोपलैंड वैज्ञानिक, और उन्होंने 4 जगत वर्गीकरण कर दिया। 3 जगत तो यही रहे, एक और ऐड कर दिया, और उन्होंने ऐड किया था मोनेरा जगत को। कौन सा जगत? मोनेरा जगत, ठीक है।
इसके बाद आपके आए R.S. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक। उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया। उन्होंने इन्हीं 4 जगत में एक जगत और ऐड किया जो है आपका कवक जगत। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जीव जंतुओं के जीव जगत जो है वो 5 भागों में बांटा गया है। ये किस प्रकार से या किस आधार पर बांटे गए हैं, तो जीव जंतु जो है वो अलग अलग कार्य करते हैं। उनकी कोशिकीय संरचना जो है वो अलग अलग होती है, कोई एक कोशिकीय है, कोई बहुकोशिकीय है, तो इसी आधार पर इनको बांटा गया है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि R.S. व्हिटेकर ने किस आधार पर वर्गीकरण किया। R.S. व्हिटेकर ने जीवों की कोशिकीय संरचना, पोषण तथा लक्षणों के आधार पर 5 भागों में बांटा है। इन 5 भागों में कौन कौन से हैं एक साथ मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो मोनेरा जगत, ठीक है, मोनेरा जगत, कवक जगत, प्रोटिस्टा जगत और पादप जगत एवं जंतु जगत। तो इस प्रकार से आपके ये 5 भाग हैं। हम बात करते हैं मोनेरा जगत की कि मोनेरा जगत या मोनेरा किंगडम में कौन कौन से जीव आते हैं। तो इसके अंतर्गत इसमें क्या है, ऐसे जीव जंतु आते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका है जो अविकसित होती है। इसमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। वैसे मैंने आपको शायद सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया होगा, कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो होती है अविकसित कोशिका, इसमें जो केंद्रक होता है वो अविकसित होता है, जबकि यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है वो एक विकसित कोशिका होती है। क्लियर है। तो मोनेरा जगत के जो जीव जंतु हैं इनमें क्या पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। और इसके अंदर आपका जो जीव आता है वो है जीवाणु। ठीक है, इसको बैक्टीरिया भी बोलते हैं। बैक्टीरिया से बहुत सारी हानियां भी होती हैं, लाभ भी होते हैं, जैसे कि आपका दूध से दही बनने की प्रक्रिया लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा है, तो यहाँ पर ये हेल्पफुल रहता है। आपका बीमारियां होती हैं, जैसे आपका टीबी की बीमारी हो गई, ये किसके द्वारा होती है, बैक्टीरिया के द्वारा। तो कभी कभी ये क्या होते हैं, जीव जंतु हमें कहीं कहीं पर कोई जीव क्या है, हानि पहुंचा रहे हैं, और कोई कोई जीव ऐसे हैं जो हमें लाभकारी हो रहे हैं। वो आपका अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट जगत पर जो है आपका प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत में कौन कौन से जीव आते हैं, तो प्रोटिस्टा जगत में ऐसे जीव जंतु आते हैं जिसमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। और यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो कैसी है, एक विकसित कोशिका है, इसीलिए इसमें जो केंद्रक पाया जाता है वो विकसित होता है। और इस जगत में ऐसे जीव आते हैं जिनका शरीर एक कोशिकीय होता है। एक कोशिकीय का मतलब है कि इनके शरीर में एक कोशिका पाई जाएगी। और बहुकोशिकीय जीव वे जीव होते हैं जिनके शरीर में कई सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे कि मनुष्य, हमारे शरीर में क्या है, बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऐसे ही गाय, भैंस, इन सब में क्या है, बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये बहुकोशिकीय जीवों की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, प्रोटिस्टा में कौन कौन से जीव आ जाएंगे, देख लीजिएगा। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये किसके अंतर्गत आएंगे, प्रोटिस्टा जगत में। और यूग्लिना आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूग्लिना को जंतु और पादप के बीच की कड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, पादपों की तरह भी व्यवहार करता है और जंतुओं की तरह भी। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में क्वेश्चन पढ़ा होगा, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या होता है, बताइएगा फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, पादप और जंतु के बीच की कड़ी, इनको ध्यान रखना, बताइए फटाफट से। इसके बाद आते हैं कवक जगत पर। कवक जगत यानी कि फंगी किंगडम। कवक जो होते हैं ये होते हैं परजीवी, यानी कि ये जो अपना भोजन है वो किसी और से प्राप्त करेंगे, स्वयं ये अपना भोजन नहीं बनाते। जब आपने कवक और शैवाल के बारे में पढ़ा होगा, लाइकेन के बारे में तो सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, लाइकेन नाम सुना होगा ना। लाइकेन जो है वो कवक और शैवाल का ही मिश्रित रूप है, यानी कि कवक और शैवाल की सहजीविता का उदाहरण है लाइकेन। ठीक है, इसका प्रयोग उसमें भी करते हैं, आपका लिटमस बनाने में लाइकेन का यूज़ होता है। तो इसमें क्या है, कवक जो है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है और शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो कवक शैवाल को रहने के लिए स्थान देते हैं और शैवाल उनको भोजन देते हैं। तो कवक क्या है, परिजीवी हैं। क्लियर है। ये अपना भोजन प्राप्त कहाँ से करेंगे, तो ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं मृत पदार्थों से। ठीक है, अपने भोजन के लिए मृत या सड़े गले पदार्थ पर ये निर्भर रहते हैं कवक।
जैसे आपने देखा होगा फंगी ब्रेड के ऊपर लगी हुई देखी होगी या रोटी के ऊपर लगी हुई देखी होगी, जब वो खराब हो जाती है, सड़ जाती है, उस टाइम पर उसके ऊपर क्या लग जाती है, फफूंद या फंगी लग जाती है, वही आपका कवक है। ठीक है, इसमें क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। जो कवक है इनमें कौन सी कोशिका पाई जाती है, यूकैरियोटिक यानी कि विकसित कोशिका। और कुछ कवक को हम खाते हैं, कुछ कवक से औषधियाँ भी बनती हैं। मशरूम खाते हो ना, मशरूम क्या है, एक कवक है। ठीक है, कवक जगत में आता है, एक कवक का उदाहरण है मशरूम। ऐसे ही आपने सुनी होगी पेंसिलिन। पेंसिलिन किससे बनाई गई है, कवक से ही बनाई गई है। ठीक है, पेंसिलिन के कौन है वो, तो वो है आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, चलिए अब आते हैं पादप जगत पर। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या थी, वायरस होती है। ध्यान रखना, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है, विषाणु है। आगे बढ़ते हैं पादप जगत पर। पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम, इनमें बहुकोशिकीय हरे पौधे शामिल हैं। ठीक है, इसमें ऐसे पौधे आते हैं जिनमें कौन सी कोशिका कैसे हैं वो, बहुकोशिकीय, यानी कि उनकी जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बनी है। इस जगत को हम फ्लोरा जगत भी कहते हैं। फा से याद रखना, इसको भूल जाओ तो ऐसे याद रखना, फा से फ्लावर और फा से फ्लोरा, तो फ्लो से याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जंतु जगत की। तो इसमें सभी बहुकोशिकीय जीव जंतु शामिल हैं, जैसे कि मनुष्य, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, जितने भी जीव जंतु हैं बहुकोशिकीय हैं, यानी कि जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका से मिलकर के बना है, वो सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। और इस जगत को हम बोलते हैं फौना। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, फा से फ्लावर तो फ्लोरा, और दूसरा वाला क्या है, फौना जगत है, जो जंतु किंगडम से बिलोंग करेगा। ठीक है, जंतु जगत से। अब आते हैं हम कोशिकाओं के आधार पर जीवों के प्रकार। तो कोशिकाओं के आधार पर जीव जंतुओं को दो प्रकार से बांटा गया है। ऐसे जीव जंतु जिनमें एक कोशिका पाई जाए और ऐसे जीव जंतु जिनमें एक से अधिक कोशिका पाई जाए। सबसे पहले आते हैं आपके एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं, वे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर के बना होगा, वो कहलाते हैं एक कोशिकीय जीव। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, अमीबा। अमीबा को हमने बहुत पहले कहीं 9-10 में पढ़ा भी होगा कि ये एक कोशिकीय जीव है, केवल एक कोशिका होती है, बीच में एक केंद्रक होता है। और ये ऐसे बहुत इजी था, जब 9th या 10th में आपने कभी इसका बनाया हो डायग्राम, तो बहुत इजी था, टेढ़ा मेढ़ा आप कुछ भी करके बना दीजिए, ये क्या है, अमीबा है। ठीक है, बहुत सिंपल था। इसके बाद इसी में आ जाता है आपका पैरामीशियम और यूग्लिना। ठीक है, चप्पल के आकार का होता है, पैरामीशियम ड्रॉ किया होगा ये। अब आते हैं बहुकोशिकीय जीवों पर। तो बहुकोशिकीय जीव कौन से होते हैं, एक कोशिका को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनि का मतलब एक, सेल पाई जाए, और बहुकोशी में क्या है, मल्टी सेलुलर, यानी कि जिसमें मल्टी मतलब बहुत सारी सेल पाई जाती, सेल मीन्स कोशिका। तो ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका से मिलकर के बना होता है, वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे कि मनुष्य, गाय, घोड़ा, बकरी, बिल्ली, ये सभी इसमें आ जाएंगे। आगे आते हैं सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाएं। आप सभी जानते हैं कि जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, वो कुछ क्रियाएं करती हैं, वही क्रियाएं उन्हें भिन्न करती हैं निर्जीवों से। ठीक है, जैसे कि चाहे मनुष्य हो या कोई पेड़ पौधे हो या कोई अन्य जीव हो, सभी सजीव वस्तुएं ये जो कुछ क्रियाएं हैं वो करती हैं। जैसे कि श्वसन, ये सभी सजीवों में होता है, चाहे जीव जंतु हो चाहे पादप हो। पोषण की क्रिया, पोषण की क्रिया क्या है, जिसमें भोजन को हम ग्रहण करते हैं और भोजन में जितने भी पोषक तत्व होते हैं उन सभी को हमारा शरीर क्या करता है, अवशोषित करता है और उनका प्रयोग करता है। ये क्रिया होती है पोषण की। वृद्धि, ये भी सभी में होती है भाई, सभी ग्रो होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बच्चा कितना इतना छोटा सा होता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे बनाती हूँ, इतना छोटा सा बेबी होता है और कितना बड़ा मानव बन जाता है। सेम ऐसे ही छोटा सा बीज होता है, कुछ इस प्रकार से बीज होता है छोटा सा, धीरे धीरे बड़ा होके कितना बड़ा पेड़ या पौधा बन जाता है। तो कुछ इस प्रकार से वृद्धि जो है वो सभी में होती है। गति, सभी सजीव वस्तुएं गति करती हैं सिवाय पौधों को छोड़कर, क्योंकि पेड़ पौधे क्या हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पौधा आपका
मुंबई में लगाओ और कहाँ पहुँच जाए चल के, बनारस। तो भाई ऐसा नहीं होगा, वो चल के नहीं पहुँच सकता। आप भले ही उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचा दें, बट स्वयं चल के नहीं जाएगा, स्वयं तो गति नहीं करेगा। बाकी सभी गति करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं गति, ऐसे गाय भैंस वो भी गति करती हैं, सुबह कहीं होंगी शाम कहीं होंगी, चल फिर सकते हैं अपने पैरों पर। नेक्स्ट क्रिया है उत्सर्जन। तो सभी सजीव वस्तुएं उत्सर्जन करती हैं, चाहे वो वनस्पति हो चाहे वो पेड़ पौधे हों। उत्सर्जन का मतलब है वेस्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना, ठीक है। इसके बाद है प्रजनन की क्रिया, यानी कि रिप्रोडक्शन। ये सभी में होता है, चाहे वनस्पति हो चाहे जीव जंतु हो। अपने ही समान नए जीव को या नई प्रजाति को उत्पन्न करना प्रजनन होता है। और बढ़ते हैं आगे। वृद्धि वापस लिख गया होगा, रिपीट हो गया होगा ये। आते हैं श्वसन की क्रिया। श्वसन की क्रिया क्या होती है? श्वसन की क्रिया वह क्रिया है जिसके अंतर्गत हम ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालते हैं, ठीक है। और साथ साथ इस क्रिया में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। केमिकल रिएक्शन है पूरी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। पूरी प्रोसेस है ये, ऑक्सीजन ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, और अंदर से ये प्रोसेस जब होती है कि ऑक्सीजन हमने ली तो अंदर कुछ रिएक्शन होगी, तब तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तभी तो बाहर निकलेगी। वही जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उस टाइम एनर्जी भी निकलती है, वो एनर्जी का यूज़ हम करते हैं। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं, जीव जंतुओं में अलग अलग श्वसन अंग पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें केंचुआ की, तो केंचुआ में कुछ अलग श्वसन अंग पाए जाएगा। बात करेंगे हम पक्षियों की, तो उनमें कुछ और श्वसन अंग पाया जाता है। तो वही हम एक बार देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। केंचुए में श्वसन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? त्वचा के द्वारा, यानी कि उसका जो श्वसन अंग है वो है त्वचा। इसके बाद पक्षियों का अंग है फेफड़े। पक्षी जो हैं उनमें फेफड़े पाए जाते हैं। सरीसृप, ये भी फेफड़े के द्वारा ही श्वसन करते हैं। इसके बाद आते हैं कॉकरोच या और तिलचट्टा, तो इनमें एयर होल्स पाए जाते हैं, यानी कि श्वास छिद्र, एक छिद्र सा होता है, उसी के द्वारा जो एयर है वो अंदर जाती है, इसीलिए उसको हम एयर होल्स बोलते हैं। मछलियों में गिल्स पाए जाते हैं, यानी कि गलफड़े आप बोल सकते हैं, उनके द्वारा श्वसन करती हैं मछलियाँ। ऑक्टोपस में भी गिल्स पाए जाते हैं। कीट में वातक नली के द्वारा श्वसन होता है, तो कीट का जो श्वसन अंग है वो क्या है? वातक नली है। झींगा में भी गिल्स पाए जाते हैं। स्तनधारियों में फेफड़े के द्वारा श्वसन होता है, और मेढक में त्वचा और फेफड़े दोनों के द्वारा श्वसन की क्रिया होगी। जब ये जल में होगा तब स्किन से होगा, और वैसे फेफड़े के द्वारा, ठीक है। क्योंकि आपका जो मेढक है वो क्या है? एक उभयचर प्राणी है, यानी कि जल पर भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है। इसके बाद आते हैं मनुष्य अन्य जीव, ठीक है। मनुष्यों में क्या है कि पूरा एक विकसित श्वसन तंत्र पाया जाता है। अगर मुख्य अंग की बात करोगे तो फेफड़े हो जाएंगे। वैसे पूरी अगर देखो तो नासिका हो गई, उसके बाद श्वास नली, श्वसनी, ये सब मिलकर के एक श्वसन तंत्र बनाती हैं। तो मनुष्यों के जो आपसे पूछे जाए श्वसन तंत्र के नाम में आने वाले अंगों के नाम लिखिए, तो आप ये सब लिख दीजिएगा, श्वास नली, श्वसनी, फेफड़े इत्यादि। अब श्वसन की क्रिया में क्या कार्य होता है, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेकर के जाना, यानी कि ग्रहण करना, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना। साथ साथ ऊर्जा भी इसमें बनती है, तो प्लस करके आप लिख लीजिएगा, ऊर्जा भी इस प्रोसेस में बनेगी। आगे बढ़ते हैं। गति क्या है? तो गति का मतलब क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल करके जाना। और गति करने के लिए जिन अंगों का हम प्रयोग करते हैं, यानी कि जिन अंगों के माध्यम से हम चलते हैं, वो कहलाते हैं प्रचलन अंग। जैसे आप यहाँ बैठे हुए थे, चल चल के कहाँ पहुँच गए? यहाँ। अभी आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं, थोड़ी देर बाद किसी और कमरे में पहुंच जाएंगे, तो किसके द्वारा जा रहे हैं? चल कर के जा रहे हैं, यानी कि अपने पैरों की सहायता से जा रहे हैं। तो यही पैर हमारे क्या हैं? प्रचलन अंग हैं। स्थल पर रहने वाले जंतुओं में क्या पाए जाते हैं? चलने के लिए पैर पाए जाते हैं। पक्षियों में भी पैर पाए जाते हैं, और उड़ने के लिए पक्षियों में पंख पाए जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। मेन टॉपिक यहाँ से मान लीजिएगा, इधर लिखी हुई है क्रिया, इधर लिखा हुआ है अंग, यानी कि उस क्रिया में कौन सा अंग पार्टिसिपेट करता है और कार्य क्या होता है। जैसे श्वसन की क्रिया, तो इसमें कार्य हो क्या रहा है, कौन से अंग भाग ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। देखिएगा, श्वसन की क्रिया में कौन से अंग आते हैं? तो जो अंग आते हैं वो सब मिलकर के एक तंत्र बनाते हैं, जो कहलाता है श्वसन तंत्र। तो हम मुख्य अंगों की बात करें, जंतुओं में श्वसन की क्रिया जो है वो किस किस के माध्यम से होगी?
त्वचा के द्वारा भी होती है, गिल्स के द्वारा भी होती है, वातक नली के द्वारा भी होती है, एयर होल्स के द्वारा भी होती है और फेफड़ों के द्वारा भी होती है। अलग अलग जंतुओं में ये क्रिया अलग अलग अंगों के द्वारा होती है, जो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। ठीक है। पौधों में अगर हम बात करें श्वसन की क्रिया, तो पौधों में श्वसन की क्रिया पत्तियों के द्वारा होती है और पत्तियों में पाए जाते हैं रंध्र, और इन रंध्रों को हम बोलते हैं स्टोमेटा। हल्के हल्के छिद्र होते हैं ये पत्तियों में, उन्हीं को रंध्र कहा जाता है। पतझड़ के समय में जब पत्तियां झड़ जाती हैं, उस टाइम पे श्वसन कहाँ से होगा? तब तने से होता है। ठीक है। अब इस क्रिया में होता क्या है श्वसन की क्रिया में? तो इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस को लेते हैं अंदर, ये शरीर के अंदर जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलती है, साथ साथ ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। चाहे वो पौधे हो चाहे जंतु, श्वसन की क्रिया सेम इसी प्रकार से होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अलग होती है, उसमें पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। आगे आते हैं हम वृद्धि। वृद्धि है सभी में होगी, पौधे हो चाहे जंतु। और वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार है? तो वृद्धि होती है हार्मोन्स के द्वारा। तो हार्मोन्स के कारण, चाहे आपके पौधे हो चाहे जंतु हो, दोनों में ही वृद्धि हार्मोन्स के कारण होती है। ठीक है। पेड़ पौधों में जो वृद्धि है वो उनके अग्रभाग से होती है। जैसे कि ये पौधा है एक, इस पौधे में यहाँ पर पत्तियाँ इस प्रकार से निकली होंगी, तो आप देखो तो ऐसे ही पत्तियाँ आगे निकलती जाती हैं और पौधा क्या है? बढ़ता जाता है, यानी कि आगे के भाग से क्या है? इसमें वृद्धि होती है पौधे में। वृद्धि की क्रिया में होता क्या है? तो इसमें शरीर के अंगों का विकास होता है। पौधे की बात करें तो पौधे की लंबाई बढ़ जाएगी, हमारी भी लंबाई बढ़ती है, हमारे भी शरीर के सारे अंग विकसित होते हैं। जैसे हाथ पहले छोटे हुआ करते थे, फिर बड़े होने लगे। फिंगर्स देखिएगा, पहले इतनी इतनी छोटी छोटी होंगी, सभी की होंगी भाई। बचपन की अपनी फ़ोटो देखिएगा, अब देखिए कितने बड़े हो गए हैं, है ना। नेक्स्ट आते हैं पोषण की क्रिया। पोषण की क्रिया क्या होती है? तो मैंने आपको समझाया था। पोषण की क्रिया में क्या करते हैं कि जीव जंतु भोजन को ग्रहण करेंगे और उस भोजन में जितने भी पोषक तत्व होंगे, उन सभी पोषक तत्वों का यूज़ करते हैं। ठीक है। हमारा शरीर उसका यूज़ करेगा, उसको अवशोषित कर लेगा। तो पोषण की क्रिया में कौन सा तंत्र आता है? तो पाचन तंत्र आपका पार्टिसिपेट करता है। इसमें कई सारे अंग आते हैं। जैसे कि अगर हम मनुष्यों की बात करें तो आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत, इसके बाद आमाशय, अग्न्याशय, ग्रास नली, ये सारे के सारे अंग किस में आते हैं? पाचन तंत्र में। तो जंतुओं में पोषण जो है पाचन तंत्र के माध्यम से होता है। इसमें विभिन्न अंग आते हैं, मुख, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक है। और सहायक अंगों में आपके आ जाएंगे कौन कौन से? यकृत वगैरह, ये सहायता करते हैं, क्योंकि इनसे क्या होते हैं? एंजाइम्स निकलते हैं, तो वो हेल्प करते हैं भोजन को सरल बनाने में। इस क्रिया में होता क्या है? तो इस क्रिया में भोजन के पोषक तत्वों को सरल रूप में बदला जाता है। जो जटिल रूप होता है, जैसे आपने ग्रहण किया भोजन, उस भोजन में क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन की जो संरचना है बहुत ज़्यादा जटिल होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। जब ये हमारे शरीर में जाता है तो धीरे धीरे ये टूटना शुरू कर देता है, अमीनो एसिड में बदलेगा, फिर उसमें बदलेगा, और धीरे धीरे जो यूज़फुल चीज़ है वो हमारी शरीर उसको अवशोषित कर लेगी। तो ऐसे एक जो जटिल आपका पोषक तत्व है वो सरल पदार्थों में टूट जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? पौधों में जो पोषण की क्रिया है वो किसके माध्यम से होती है? तो पौधे, आप जानते हैं कि पौधे क्या हैं? पौधे स्वपोषी होते हैं, ये अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाते हैं। तो पौधे की जो पोषण की क्रिया होगी वो इनकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? पौधे की पत्तियाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करती हैं और नीचे से क्या होता है? उनको जल मिल जाता है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, साथ साथ क्लोरोफिल होना चाहिए, यानी कि पत्ती जो है वो हरी होनी चाहिए। अगर हरा पेड़ नहीं होगा तो फिर वो भोजन नहीं बना पाएगा। आपको पता है हरे पेड़ पौधे ही अपना भोजन बना सकते हैं। अगर कोई दूसरे कलर का है, जैसे पीला हो गया है, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, पर्णहरिम प्रेजेंट नहीं है, तो वो भोजन नहीं बना सकता है। ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समझा देते हैं कि इसमें होता क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस की क्रिया करा के ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है। ग्लूकोज इनका भोजन है और साथ साथ ये ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। वही ऑक्सीजन गैस मनुष्यों के द्वारा और अन्य जीवों के द्वारा ग्रहण करी जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र क्या होता है? तो परिसंचरण का मतलब ही निकल के आ रहा है ट्रांसपोर्ट करने वाला कुछ कुछ। तो परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, इसमें जंतुओं में क्या होगा कि जो रक्त है, रक्त क्या होता है, शरीर में इधर से उधर ट्रांसफर होता रहता है ना, कभी हृदय से शरीर के अंगों की तरफ, कभी शरीर के अंगों से हृदय की तरफ, यही प्रक्रिया चलती रहती है। यही प्रक्रिया कहलाती है परिसंचरण। ठीक है, और जो अंग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो मिल करके बनाते हैं परिसंचरण तंत्र। तो जंतुओं में कौन कौन से अंग आते हैं इसमें? हृदय, रक्त और रक्त वाहिनियाँ, ये सब मिल करके बनाती हैं परिसंचरण तंत्र। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें पोषक तत्वों का संवहन होता है। और अगर हम बात करते हैं पौधों में, तो पौधों में दो ऊतक पाए जाते हैं, एक है जाइलेम और दूसरा है फ्लोएम। इन दोनों ऊतक के द्वारा पौधों में परिसंचरण होता है। जाइलेम जो ऊतक है वो पौधों में जल का संवहन करता है। क्या करता है? जल का संवहन। ठीक है, जल का संवहन करेगा और जल के साथ साथ खनिज लवण का भी संवहन करता है। तो यहाँ खनिज लवण भी मैं लिख देती हूँ। ठीक है, जा से जल और जा से जाइलम, ऐसे याद करना, जा से जल, जा से जाइलम। तो जाइलम जल का संवहन करता है और फ्लोएम जो है वो किसका करता है? फूड का, यानी कि भोजन का संवहन करता है। तो इसकी भी ट्रिक याद कर लो, फा से फ्लोएम और फा से फूड। ठीक है, ये कार्य यहाँ पर लिखे ही हैं, भोजन और जल का संवहन करना। नेक्स्ट आते हैं उत्सर्जन की क्रिया पर। तो जंतुओं में जो उत्सर्जन है उसके लिए कौन कौन से अंग हैं? तो त्वचा है, त्वचा से उत्सर्जन होता है, जैसे कि पसीना निकलता है, पसीना भी एक उत्सर्जी पदार्थ है। ऐसे ही गुदा द्वार पाया जाता है, वहाँ से भी जो वेस्ट मटेरियल है बाहर निकलता है। ठीक है, तो पसीना आदि ये क्या हो जाएंगे? उत्सर्जी पदार्थ। इसके बाद बात करते हैं पौधों में। तो पौधों में तनों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उनसे उत्सर्जन होता है। और गोंद जो है वो क्या है? इनका एक उत्सर्जी पदार्थ है। ऐसे ही वाष्पोत्सर्जन जो है वो भी क्या है? उत्सर्जन की क्रिया ही मान लीजिएगा, जिसमें पत्तियां जो हैं वो जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालती रहती हैं। जो आपका पौधा है उसको जब आप पानी देते हैं तो उसका केवल वो 2 से 3% पानी प्रयोग करता है, बाकी सारा का पानी बाहर निकाल देता है, सारा पानी। और वो क्रिया जो होती है वही कहलाती है बाष्पोत्सर्जन की क्रिया, वाष्प के रूप में बाहर निकाल देना। ठीक है, प्रैक्टिकल किया भी होगा बचपन में। चाहे तो आप पत्ती के ऊपर अगर किसी पॉलीथीन को बांधेंगे, कवर कर देंगे, तो आप देखेंगे कि क्या होते हैं, उसमें अंदर पानी की बूंदें जम जाती हैं, वही वाला देखा होगा एक्सपेरिमेंट। इसके बाद आते हैं प्रजनन। तो प्रजनन की क्रिया के लिए एक विकसित क्या है? जनन तंत्र है। सभी जंतुओं में भी और पौधों में भी प्रजनन की क्रिया होती है। जंतुओं में नर व मादा जनन अंग पाए जाते हैं इस क्रिया के लिए। और पौधों में क्या होता है? पौधों में नर जनन अंग को पुंकेसर कहते हैं और मादा जनन अंग जो होता है उसको कहा जाता है स्त्री केसर। ठीक है, ये क्रिया होती क्या है? तो इसमें अपने ही समान नए जीव या नए पादप को जनित किया जाता है। जीव जंतु नए जीव की उत्पत्ति करेंगे और पेड़ पौधे अपने ही समान नए पादप की उत्पत्ति करेंगे। ठीक है, पौधों में जो जनन की क्रिया होती है वो आपकी 2 प्रकार से होती है, लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक कहीं ना कहीं फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, कुछ कुछ याद आ रहा होगा। और अलैंगिक में एक कायिक जनक भी आपका इसी में था, वर्धी प्रजनन वगैरह, तो इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए, तो फिर आज मैं इतना ही रखती हूँ। मिलूँगी फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में। क्लास को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, साथ साथ ज़रूर बताइए कि क्लास आप सभी को कैसी लगी। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ साथ किसी को अगर नोट्स लेने हैं, परचेज़ करने हैं, तो आप टेलीग्राम पर ही कांटेक्ट करिएगा, आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।